थैंक यू वेरी मच साकिब। संजय जी, आप जैसे बहादुर और बहुत कम लोग बचे हैं। नहीं तो आज तो हालत ये है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग जिनको हमने देखा है हम लोगों के आसपास घूमते, हमारे साथ रहते हुए, उन पर नोटिस जाने पर उन्होंने, अगर उनसे कहा गया तो बैठ जाओ तो वो लेट गए। ये आपकी बहादुरी, आपकी कर्मठता और आपके आदर्श, बाला साहब ठाकरे के प्रति आपका समर्पण, ये इसका प्रमाण है कि आपने जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता करने से मना कर दिया। आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे लोग अब मिलते कहां? अरविंद जी भी यहां पर है, उन्होंने भी समझौता नहीं किया। साकिब तो एक अद्भुत नौजवान है। ये तो खोज हमारे टीएमसी के ममता जी का और डेरेक ओबरायन जी को रंजीत की है, जो कि साकिब को मुंबई से पकड़ के ले आए और उनको बंगाल से सांसद बना दिया। लेकिन जिस प्रकार से साकिब ने संसद में बड़ी बहादुरी के साथ अमित शाह जी का भी जो मुकाबला किया है, वो इसका उल्लेख उन्होंने किताब में किया है। मैं कहता हूं आपसे, संजय सिंह जी बैठे हुए हैं, संजय सिंह जी का जो परफॉर्मेंस है, अरविंद जी, मैं आपको कह सकता हूं कि हमने भी, हमारा काफी अनुभव है संसद में, जिस बहादुरी के साथ और जिस सफाई के साथ संजय संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अपने बयान देते हैं, भाषण देते हैं, वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं थोड़ा सा मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में थोड़ा जानता हूं, क्योंकि हमारे पड़ोस के राज्य के लिए ये इनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस दूसरा है। कहा तो था मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, इन्होंने मेंशन किया है आपने इन योर बुक द बिजनेस पॉलिटिक्स ऑफ गुजरात। ये मानकर चलिए, वहां के एक बड़े अधिकारी ने मुझसे कहा कि साहब ये इनका मॉडल बड़ा सिंपल है। अब किसी अधिकारी को बुलाएंगे, उसको कहेंगे ये काम करना है, तो वो कहेगा हो जाएगा सर, और कर देता है, तो उसको हो गया ए कैटेगरी। दूसरे ने कहा कि साहब ये काम मैं देख के बता दूंगा, वो हो गया बी कैटेगरी। और जिसने कह दिया कि सर बड़ा मुश्किल है, नियम और कानून नहीं आता है, तो हो गया सी कैटेगरी। अब ए कैटेगरी चाहे कुछ कर ले, वो ही बिकम्स अ पार्टनर इन द क्राइम, पार्टनर्स इन करप्शन, और वो सहभागी हो जाता है उनके भ्रष्टाचार में। जिस तरह से हमारे प्रदेश के चंबल इलाके से मैं आता हूं, वहां जब डकैती हुआ करती थी, जब गैंग हुआ करता था, तो कोई आता था गैंग में शामिल होने के लिए, तो सरदार कहता था जा पहले उसको या तो पकड़ के ला या उसको मार के या तो ही गैंग में शामिल होगा। तो आज गुजरात गवर्नेंस यही है, पहले तुम खाओ खिलाओ, उसके बाद तुम हमारे ए कैटेगरी में शामिल होगे, और इस बात को समझ लो कि तुमको कोई छू नहीं सकता। कोई भ्रष्टाचार करो, इतना हिस्सा हमारे पास आना चाहिए, बाकी समय पर देते रहो, तुमको कोई पकड़ नहीं सकता। साथियों, ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है, ये भ्रष्टाचार का एक माध्यम है। और इसी तरीके से आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, आईटी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने केसेस रजिस्टर किए हैं, उनमें से कितने इन्होंने प्रोसिक्यूट किए हैं? 10% भी नहीं किए हैं। जेल जरूर भेज दिया। अब जेल में जो कुछ होता है, नरकटला स्वर्ग, तो आपने मराठी में बताया है, और मैं आपको बधाई देता हूं, मैंने थोड़ा बहुत इसको पढ़ने की कोशिश की। अब वो एक
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कसब की बिरयानी का आपने किस्सा सुनाया है। अब कसब की बिरयानी हेडलाइन बन गया कि साहब कसब को बिरयानी खिलाई जा रही है, जबकि बिल्कुल झूठ था। और ऐसे झूठ बोलने वाले अब हमारे साथ बगल में बैठते, क्या किया जाए राज्यसभा में। बात वही है कि और उनको ऐसा है, उन्होंने खुद ने माना इंटरव्यू में झूठ था वो। अब दिक्कत ये है, अब कांग्रेस के बारे में भी ज्यादा नहीं कहना चाहता कि सब कुछ, बहुत कुछ तो हम लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने तो हम लोगों के राज में बने थे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने अभी फ्रीडम फाइटर की बात की है, तो 3 तो भी भाग्यशाली दिख रहे हैं, हम उतने भाग्यशाली नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, आप लोगों ने जिस साहस के साथ आपने अपने आदर्श, अपनी विचारधारा और अपने कमिटमेंट के साथ आपने संघर्ष किया है, संघर्ष का रास्ता ही सच्चाई है, संघर्ष का रास्ता ही सही मार्ग है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आज ये ईडी, आईटी, सीबीआई तो केवल एक पॉलिटिकल वेपन है, इसमें कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है। भ्रष्टाचार पकड़ना है तो कम से कम इस सरकार में तो भ्रष्टाचार पकड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि पकड़ने वाले ही जो कुछ हैं। आज ये देख लीजिए कि आज जितने भी सर्विसेज हैं, उसमें से सबसे पॉपुलर सर्विसेज आजकल IRS हो गई है। IAS और IPS उतने पॉपुलर अब नहीं रही है। उसके क्या कारण है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना मैं समझ सकता हूं कि ये किताब पढ़ने योग्य है, क्योंकि आपने जिस साहस के साथ, आप तो अब लिखने के तो आदि ही, आप सामना के चीफ एडिटर रहे, तो आपको तो लिखने के आदि रहे हैं। और जब आपको लिखने में तकलीफ होती थी तो आपके अपने एक साथी ने आपको पुट्ठे लाके दिए ताकि उस पर आप लिख सके। ये भी अपने आप में उस व्यक्ति की भी मैं बड़ाई करना चाहता हूं। बात यही है कि जिस कलम से इन्होंने अपना ये जीवन का वो भाग जो उन्होंने एक मुसीबत के समय गुजारा, लेकिन वहां भी इन्होंने अपनी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो इनके मन में, जो हमेशा मैं हमेशा देखता हूं मुस्कुराते रहते हैं, इनकी सबसे बड़ी ताकत है कि बुरे समय में भी ये हिम्मत नहीं हारते। यही सबसे बड़ी बड़ा उनका गुण है, उनको मैं बधाई देता हूं। और ईश्वर आपको और शक्तिशाली बनाए। और मैं तो आपकी माता जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं, कैसा सुपुत्र उन्होंने पैदा किया है और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने बाला साहब और उद्धव के का साथ दिया है, वो आपको बहुत बहुत बधाई और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप हम जान रहे हैं आप इस समय से गुजर रहे हैं, ईश्वर आपका साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अरविंद जी, आदरणीय कपिल सिब्बल साहब, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, डायरेक्टर उपजान साहब, संजय शर्मा जी, साकेत गोखले जी, संजय रावत जी, सबसे पहले तो मैं इस किताब के लिए आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आपकी बहादुरी की बातें लोगों तक पहुंचेंगी इसके माध्यम से। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जेल आप गए, पहले व्यक्ति हैं जिसको 100 दिन में लोअर कोर्ट से जमानत मिली। आप पहले व्यक्ति हैं ईडी के मामले में जिसको 100 दिन में लोअर कोर्ट से ही जमानत मिली। हम लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो इनकी मंशा थी कि ये लोग ज्यादा बोलते हैं, इनको झुकाना है, इनको डराना है, वो काम आपने नहीं किया। निकल के और मजबूती के साथ आप बोलते रहे, इसके लिए विशेष रूप से मुकदमा क्या था? साकेत गोखले पे 500 रुपए के भ्रष्टाचार का। कोई जानता है इस देश में? 500 रुपए के भ्रष्टाचार का मुकदमा क्या था संजय रावत पे? मुकदमा यह था कि इन्होंने अपने दोस्त से बैंक के खाते में लोन लिया और उसी पैसे को वापस किया। दोनों के रिकॉर्ड मौजूद थे
और इन्होंने अपने इलेक्शन के नॉमिनेशन में उसको डिक्लेयर किया था ये भ्रष्टाचार है, ये लगा था इनके ऊपर। मुकदमा क्या था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर? मुकदमा इनके ऊपर यह था कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया एक्साइज पॉलिसी में, जिस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली को फायदा हुआ, ज्यादा रेवेन्यू आया। मुकदमा यह था इनके ऊपर कि एक मैं बैनर भाजपाइयों का देख रहा था जो अरविंद जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था 1,29,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला। कुल दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़। कुछ भी खबरें चला रहे हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ा यह नहीं कि ठीक है नरेंद्र मोदी राजनीतिक प्रतिद्वंदता दिखा रहे हैं, वो हमसे नफरत करते हैं या उनके मन में हमको लेके गुस्सा है, वो केजरीवाल जी पे मुकदमे करना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं, चलो ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट की बात यह है कि जिस तरह से मोदी मीडिया लगता है आपके पीछे, मतलब वो उसका बस चले तो वो कोर्ट बन के फैसला ही सुना दे कि भाई इनको तो तुरंत फांसी चढ़ाइए, इन्होंने सारा भ्रष्टाचार कर रखा है। 1 रुपए की बरामदगी अरविंद केजरीवाल जी के घर से नहीं हुई, 1 रुपए की। कोई जमीन के कागजात नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, कोई सोना गहना नहीं मिला, लेकिन अंदर जेल में डाल दिया। मेरे ऊपर, मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं मिला इनको, 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जेल 6 महीने जेल, 6 महीने आपको जेल में रखे। मुझसे पूछताछ क्या करते थे? बस खाली एक छोटी सी बात बता के अपनी बात खत्म करूंगा। मुझसे ईडी के अधिकारी ने कहा कि राधिका सिंह कौन है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कह लगे नहीं आप बताइए राधिका सिंह कौन है। हमने कहा आप बताइए क्यों पूछ रहे हैं ये? कह लगे उन्होंने 1.5 लाख रुपए आपके खाते में दिया है। तो हमने कहा राधिका सिंह जी वही है जो आज सुबह आप मिल के आए हैं, हमारी मां 75 साल की, जिनसे आप सुबह मिल के आए हैं। और उन्होंने हमारे पास पैसा नहीं था अपने इंश्योरेंस का पैसा जमा करने के का, तो अपने पेंशन के खाते से 1.5 लाख रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर किया। मैंने कहा आप मेरी ईमानदारी की जांच कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं? ये इन्वेस्टिगेशन था। अब कहां बोले हम लोग ये बातें जाके? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा तमाचा अगर अभी तक लगा है पूरे ईडी की इनकी कार्रवाइयों में, तो वो लगा है अरविंद जी के मामले में। जब सीबीआई की कोर्ट ने कहा 1 पैसे का भी सबूत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं है, ये सबसे बड़ा तमाचा है। तो इन्होंने जो जेल काटी या जो बदनामी झेली या जो हम लोगों के बारे में उल्टी सीधी खबरें छापी गई, संजय रावत जी के बारे में बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई गई, या साकेत गोखले के बारे में बनाई गई, या केजरीवाल के बारे में या मेरे बारे में बनाई गई, उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई कहां से होगी? नहीं हो सकती। तो ये मनोबल गिराने की पूरी कवायद थी, आपको झुकाने की पूरी कोशिश थी। लेकिन मैं फिर बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि हम झुके नहीं, और जब तक जीवित है झुकेंगे नहीं, चाहे जितना अत्याचार आपको करना है कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद। Thank you, everyone. We're having, it's very rare to get so many senior politicians together on the stage. And because Mr. Arvind Kejriwal touched on it earlier, so I'm going to put 2 questions on which maybe we can have a little bit of a freewheeling opinion of all the political leaders here. So one observation is that until 2024, the primary agency of the government was the ED. Now, they say that the primary agency of the government is the EC. I would like to hear all of your views on how ED has now been replaced by the EC, which is the Election Commission.